गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। आज की इस स्टोरी में मैं बात करने वाला हूं मुकेश। मुकेश के बचपन में क्या था, कैसे था, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सब फटाफट एक्टिव हो जाएं और अपनी बुक के साथ जरूर बैठें। बुक की लाइन को मिलाते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हर लाइन को समझते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है या किसी वर्ड या किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक समरी, सारांश, चंद लाइनों में पूरी स्टोरी बताना चाहूंगा कि क्या है इसकी कहानी। कहानी शुरू होती है, राइटर विजिट करती है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जैसा कि आप जानते हैं भारत का वो शहर है जो अपने ग्लास के उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पे चूड़ियां या ग्लास के और भी जो काम होते हैं बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। लेकिन राइटर ये बताना चाह रही है कि इस कार्य को करने वाले, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जो परिवार, उस परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इसी परिवार के एक बच्चे से राइटर की मुलाकात होती है जिसका नाम है मुकेश। जब वो मुकेश राइटर से मिलता है तो वो बड़ा प्रसन्न था, इनको अपने घर ले जाता है। और एक लाइनें हैं जो राइटर को बहुत, कह सकते हैं कि कंफ्यूज कर देती हैं या उत्सुकता उनके अंदर पैदा कर देती हैं। जो लाइनें वो बोलता है कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम जो ये परिवार कर रहा था, ये परिवार कोई एक दिन, दो दिन, चार दिन से नहीं कर रहा था। ये काम कई जनरेशन से चला आ रहा था। और परिवार में कोई भी जनरेशन में ऐसा नहीं होता था जो सोच पाता या कुछ अलग करने की सोच पाता कि चूड़ी के व्यवसाय को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस व्यवसाय में बहुत ही घाटा उनको मिलता था। समझ लें आप कि खाने को नहीं होता था, रहने को घर उनके पास नहीं था। लेकिन वो मजबूर थे। क्या थी उनकी मजबूरी, क्यों वो परेशान थे, क्यों वो इस व्यवसाय को छोड़ नहीं पा रहे थे, ये सब चीजें आगे मैं बता रहा हूं आपको। उनके जीवन में बहुत बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया था जिस सिस्टम से वो बाहर नहीं निकल सकते थे। और यही कारण था कि सब उसी में फंसे हुए थे। लेकिन जब मुकेश से राइटर मिलती है, मुकेश भी इन्हीं परिवारों में से एक परिवार का बच्चा था, और वो कहता है कि वो चूड़ी बनाने के व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। एक नया सोच वो रखता था, वो अपने घर पे लिवा के जाता है। तो उसके घर की कहानी राइटर आगे बताती हैं कि घर की स्थिति बड़ी दयनीय थी, दरवाजे टूटे हुए थे। वो जब एंट्री करती हैं तो अंदर जाती एक महिला है जो खाना पका रही होती है, कुछ कटी हुई सब्जियां वहां रखी हुई हैं। और जैसे ही राइटर जाती हैं, महिला मुस्कुरा के इनका स्वागत करती है। धुएं से उसकी आंखें भरी हुई थी, आंसू से आंसू आ रहे थे। मतलब ये दिखा रही है परिवार की स्थिति। आगे मुकेश के परिवार के द्वारा राइटर को पता चलता है कि मुकेश का परिवार या मुकेश के पिता दादा इतना नहीं कमा पाए थे कि वो मुकेश और उनके भाई को पढ़ा पाते। वो सिर्फ इन्हें चूड़ी के व्यवसाय में ला सकते थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाए। वो अपना घर नहीं बना पाए, उसी पुराने घर को मरम्मत करा रहे थे। वो इसी बात से मुकेश बहुत प्रसन्न था कि उसके घर की मरम्मत हो रही है, वो राइटर को दिखाना चाहता था। इन्हीं परिवारों की एक लड़की है सविता, राइटर उसकी भी कहानी बताती है। वो अपनी दादी के साथ बैठी हुई है, चूड़ी को गला गला के कांच को जोड़ रही है, उनको चूड़ी बना रही है। अब सोचिए, जैसे कि राइटर आगे बताती हैं कि भारतीय सभ्यता के अनुसार चूड़ी का बड़ा महत्व है। हमारे इंडियन कल्चर में चूड़ी को सुहाग से जोड़ा जाता है। तो राइटर, सवाल उनके दिमाग में आता है कि ये बच्ची जो इतने मन से, इतने अच्छे तरीके से, इतनी स्पीड के साथ इस कार्य को कर रही है, क्या इसके महत्व को, इसके इंपॉर्टेंस को वो समझ रही है कि चूड़ी का क्या महत्व है एक भारतीय महिला के लिए। एक दिन ये लड़की भी बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, इसके हाथों में भी चूड़ियां आ जाएंगी। ये सब राइटर कल्पना चूड़ी का काम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता था, भट्टियों में होता था, और कम उम्र के बच्चे उन्हीं भट्टियों में काम करते थे। इस वजह से धीरे 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 वयस्क होने से पहले, बड़े होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। ये दर्द भरी कहानियां हैं। लास्ट स्प्रिंग जो है ना, कि ये उनके बचपन को चुरा लिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये राइटर बताती है हमें हर घर में ये चीज होता था। आगे चल के राइटर कुछ युवाओं से बात करती हैं कि आप लोग इस कार्य को छोड़ते क्यों नहीं है, कुछ नया क्यों नहीं करते हैं। तो वो लोग अपनी मजबूरी बताते हैं कि जो हमारे इस व्यवसाय में जो मिडिल मैन है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वो करते थे, लेकिन उनको मार्केट में ले जाने का काम कुछ और लोग थे जो करते थे, असली प्रॉफिट वो कमाते थे। तो वो इस मिडिल मैन के डर से कुछ नहीं नया नहीं कर पा रहे थे। राइटर उनको सजेस्ट करती है कि आप लोग संगठित हो जाए,
कुछ नया अपना शुरू करें तो लोग बताते हैं, अपनी मजबूरी बताते हैं कि अगर हम शुरू भी कर दिए मान लीजिए तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ केस बना दिया जाएगा, हमको जेल में डाल दिया जाएगा, हमारा कर दिया जाएगा। इसी डर से वो लोग आगे कुछ और नया नहीं करना चाहते थे। ये दुख भरी कहानी है इसकी। इसको राइटर लाइन बाय लाइन आगे अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और आगे मैं आपको अब चैप्टर को शुरू करता हूं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। अब सभी बच्चों से हम चाहेंगे कि अब लोग अपनी बुक लेके बैठे और बुक की लाइन को साथ में मिलाते चले, उसकी मीनिंग को समझते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। राइटर बताती है कि मुकेश का जो परिवार था ना, यहां फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले थे उनमें से एक था। नन ऑफ देम नो दैट, जितने परिवार यहां इस कार्य को करते थे उनमें से एक भी परिवार, नन ऑफ देम नो जानता है दैट इट इज इलीगल, ये गैर कानूनी है, इलीगल है, इस बात को वो नहीं जानते। फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम, जैसे मुकेश या ऐसे और भी जो बच्चे हैं, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कांच की इस फैक्ट्रियों में काम करना, विथ हाई टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर होता था, इस हाई टेम्परेचर में कार्य करना, इन डिंजी सेल्स, इस सकरी कोठरियों में काम करना, विदाउट एयर एंड लाइट, वहां पर्याप्त लेटर एयर नहीं हुआ करता था, लाइट नहीं होता था, हाई टेम्परेचर भट्टियों का रहता था, उसी हाई टेम्परेचर में ये बच्चे काम करते थे। ये इलीगल था, गैर कानूनी था, लेकिन ये परिवार, ये बच्चे इस बात को नहीं जानते थे। दैट द लॉ इफ इम्पोर्स्ड, यदि लॉ को इम्पोज कर दिया जाता, पावर में ला दिया जाता, लागू कर दिया जाता, तो क्या होता, कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रेन, लगभग 20,000 बच्चे आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, वेयर दे स्लॉग देयर, जहां पे ये बच्चे काम करते थे, फर्नेस वेयर दे स्लॉग देयर डिलाइट हाउस हावर्स, ऑफन लॉसिंग, प्राय ये बच्चे खो देते थे, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की चमक, अपनी आंखों की रोशनी, इन्हीं भट्टियों में काम करते करते ये बच्चे अंधे हो जाते। मुकेश आईज बीम्स, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं, एज ही वॉलेंटियर्स, जब वो वॉलेंटियर्स होता है, वेलकम के लिए आ जाना, स्वागत के लिए खड़े हो जाना, वो राइटर का स्वागत करता है, राइटर को अपने घर ले जाने के लिए तैयार होता है, तो बड़ा प्रसन्न होता है, वो बड़ा खुश होता है। टू टेक मी होम, राइटर बताती है मुझे घर ले जाने के लिए, विच ही प्राउडली सेज, जिसको वो बड़े गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, मेरा घर रिबिल्ट हो रहा है, पुनः निर्माण चल रहा है, इस बात से उसे बड़ा गर्व है, वो इसी में बहुत प्रसन्न है। इस बात को वो राइटर को बताता है, वो अपने घर ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, खुश है, उत्सुक है। वी वॉक डाउन स्टिंकली लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, जिन गलियों से राइटर बता रही है कि हम लोग गुजरे जा रहे थे, लेंस गली, चोक्ड माने भरी हुई थी, विथ गार्बेज कूड़ा, पास्ट होम्स, जो घर गुजरे वहां से बीत रहे थे, पीछे जा रहे थे, दैट रिमेन्स होवेल्स, खड़ार जैसे थे, क्रम्बलिंग वॉल्स, दीवारें ढह रही थी, उवली डोर्स, उवली डोर, आप देख पा रहे हैं, फिगर से भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, उबली डोर, ये देखिए ऐसा होता है उबली डोर, इस तरह के दरवाजे थे घरों में, नो विंडोज, खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड, ये घर ना भरा हुआ था, विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मतलब समझ रहे हैं, कोएग्जिस्टिंग, हाँ सोचिए, मतलब एक ही घर में उसी में जानवर भी रहते थे और घर के सदस्य भी रहते थे, मतलब ह्यूमन बींग्स, मनुष्य भी रहते थे, सब साथ में रहते थे, एक ही घर में रहते थे। इन द प्रीमियल स्टेट, बड़ी दयनीय स्थिति थी घरों की, एक साथ सब उसी घरों में रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, एक ऐसे घर के दरवाजे पे वो रुकते हैं ये लोग, बैंग्स उली डो आयरन डोर, लोहे का एक दरवाजा था जिसको वो तेजी से धक्का देके खोलते हैं, विथ हिज फुट, पैरों से, एंड और पुशेस इट ओपन, धक्का दे के खोलना पड़ता है दरवाजे को। वी इंटर, राइटर बताती हम लोग प्रवेश करते हैं, अ हाफ बिल्ट सेट, एक आधा निर्मित, पूर्णतः बना नहीं था घर, ऐसे झोपड़ी में, ऐसे घर में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं। अंदर की क्या सीन थी,
आगे राइटर बता रही है, इन वन पार्ट ऑफ इट, घर के एक हिस्से में, हैच्ड, छाया हुआ था, विद द डेड ग्रास, मरी हुई घास माने सूखी घास, इज अ फायरवुड, आग जल रही थी, स्टोव ओवर विच, जिसके ऊपर, सिट्स अ लार्ज वेजल, एक बड़ी भदेली, एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पिंच, पालक की पत्तियां उबल रही थी उस पे। मतलब एक महिला है बगल में, घर के एक हिस्से में भोजन बना रही है। और आगे भोजन का वर्ड, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेट, एक बड़े एल्युमिनियम के प्लेट में, आर मोर चोप्ड वेजिटेबल, चोप्ड कटी हुई, चाकू से कटा हुआ चोप्ड कहते हैं, कटी हुई सब्जियां हैं। फ्रेल यंग वीमेन, एक दुबली पतली महिला, इज कुकिंग इवनिंग मील्स, शाम का भोजन वो बना रही हैं, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए एक महिला भोजन बना रही है। ये मुकेश के घर के अंदर की बात हो रही है। आगे देखिए, ये महिला जो भोजन बना रही है उसके बारे में आगे राइटर परिचय उसका देती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश इल्डर ब्रदर, ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अभी साल में ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब उसकी ज्यादा एज नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, मतलब अभी हाल में वो से उसकी शादी हुई है, वो बहू बनी है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, एक ऐसे घर में जिसमें पहले से 3 लोग थे, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, मुकेश था, उसके पिता थे, और उस महिला के पति थे, 3 लोग उस घर में थे। उसी घर में वो शादी करके आई हुई थी अभी हाल में ही, उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, ज्यादा एज नहीं थी। आगे राइटर बता रही हैं कि व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, अभी कस्टम, एक हमारा भारतीय कल्चर होता है कि जब मेल, बड़े मेल पर्सन जो पुरुष होते थे, सीनियर पर्सन होते थे, इंटर्स, प्रवेश करते थे, सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो अपने आप को उस टूटी हुई दीवार के पीछे कर लेती थी, ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने चेहरे तक कर लेती थी, मतलब चेहरा अपना घूंघट में छिपा लेती थी। ये हमारा एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, हमारी भारतीय संस्कृति है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रीति रिवाज की ये मांग है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, मतलब भारतीय घर की जो बहुएं हैं उन्हें अपने बड़े पुरुष जो उस घर के हैं उनके सामने घूंघट करना है। तो ये महिला भी ऐसा कर लेती थी जब उस घर में कोई मेल एल्डर पर्सन प्रवेश करता था। तो आगे देखिए, इन दिस केस द एल्डर्स इज एन इम्पोराइज्ड बेंगल्स मेकर, मैक्सिमम यहाँ के जो मेल वर्ग के लोग थे वो सबका एक ही काम था, चूड़ी बनाना। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों से लंबे परिश्रम के बावजूद, जो इस मुकेश के घर के पुरुष थे उनकी बात की जा रही है, काफी लंबे समय से बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे। पहले ये लोग क्या किए थे, फर्स्ट एज अ ट्रेलर, पहले तो टेलर का काम किया मुकेश के पिता ने, देन अ बैंगल मेकर्स, तब वो चूड़ी बनाने का काम करने लगे। ही हैज फेल टू रिनोवेट, अपने घर का निर्माण वो नहीं करा पाए थे। हिज 2 sons टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए थे, अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद भी। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वो उन्हें पढ़ा नहीं पाया, घर नहीं बनवा पाया, जो कुछ उसने मैनेज किया था वो था कि टीच देम, उन्हें वो सिखाना, व्हाट ही नोज, जो वो खुद जानते थे, दैट द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने की कला, ये मुकेश के पिता जानते थे, यही वो अपने बच्चों को सिखा पाए थे। और इससे ज्यादा, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ बताती हैं ये उनकी किस्मत है, उनका भाग्य है, उनका कर्म है। Who has watched her own husband, जिन्होंने अपने पति को देखा था, go blind with the dust from polishing the glass of bangles, कांच की चूड़ियों की जब पॉलिशिंग हो रही होती है उस समय जो कांच के डस्ट निकलते हैं उससे उनके हस्बैंड ब्लाइंड हो गए थे। ये उनकी दादी माँ ने अपने सामने अपनी आंखों से देखा था। वो बताती हैं कि ये उनके परिवार का
पुरुषों का या उनके परिवार का कर्म है, भाग्य है जो ऐसा है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, घर नहीं बना पाए, सिर्फ अपने बच्चों को वही वो सिखा पाते थे जो वो खुद सीखे हुए थे, और वो थी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज ईवर बी ब्रोकन, कह रहे ईश्वर के द्वारा जो ये कष्ट जंजीरें हमारे जीवन में ला दी गई हैं, क्या कभी इनसे हमें मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है? सी इंप्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, अगर आप ये चूड़ी बनाने वाली जातियों में परिवारों में जन्म ले लिए हैं, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो समझ लीजिए पूरे जीवन में चूड़ी के अतिरिक्त आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउसेस, घर में, गली में, आंगन में, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में आपको एक ही चीजें दिखती, वो है चूड़ी, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स। सनी गोल्ड, अब ये चूड़ियों के बारे में बता रहे हैं, सनी गोल्ड कलर है ये, पेरी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, ये सभी कलर कहां से आए? रेनबो के 7 कलर से। लाई इन माउंट्स, इन विभिन्न कलर की चूड़ियों का ढेर लगा होता था, माउंट्स। इन अनकेप्ड यार्ड्स, आंगनों में। आर वाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड, 4 पहिया वाली वाहन। हैंडक्राफ्ट माने ठेला, आप समझते होंगे, देखे होंगे, ये देखिए फिगर में हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे, हाँ ये पुश्ड बाई यंग मैन along द नैरो लेंस, सकरी गलियों में नवयुवक लोग उसको ठेल के ले जाते थे, ऑफ द सेंटी टाउन्स, इस झोपड़ी युक्त नगर के बाहर तक पहुंचाते थे। ये था व्यवसाय, ये था कार्य, यहां तक इनका काम होता था। इसके बाद फिर मिडिलमैन इन्वॉल्व हो जाते थे। एंड इन डार्क हंटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, एक ऑयल लैंप समझ रहे हैं, ये देखिए फिगर में हम आपको दिखा दे रहे हैं, ऑयल लैंप, इसको गांव में डेबरी भी कहते थे, लालटेन आप जानते होंगे, लैंप्स। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स, बच्चे बच्चियां अपने पिता के साथ बैठते थे, एंड मदर्स माँ के साथ। welding pieces of the colored glasses into circles of bangles, पिघला के इनको जोड़ के चूड़ी के आकार में लाते थे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर का जो प्रकाश था उससे ज्यादा इनको आराम मिलता था उस अंधेरे में रहते रहते, उसमें काम करते करते ये एडजस्ट कर लिए थे अपने आप को, और उसी में अपना कार्य ये करते रहते थे। दैट इज वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर देयर दे बिकमिंग एडल्ट, उनके बड़े होने से पहले यही कारण था, मैक्सिमम समय अंधेरे में रहने पर जब वो प्रकाश में आते तो आंखों पे बैड इफेक्ट पड़ता था, और धीरे धीरे एडल्ट होने से पहले वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे। सविता, एक और लड़की की बात की जा रही है मुकेश के अलावा, एक सविता है, यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेसेस, एक खराब पिंक कपड़े में है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वीमेन, एक बूढ़ी महिला है, उसी के बगल में वो बैठी हुई है, सोल्डरिंग, जोड़ने का काम कर रही है, पीसेस ऑफ ग्लास, की कांच के टुकड़ों को जोड़ के वो चूड़ी बना रही है। एज हर हैंड्स मूव्ड मैकेनिकली, अब ये लड़की इतनी फास्ट काम कर रही है मानो जैसे कोई मशीन, लाइक अ टंग ऑफ द मशीन। आई वंडर इफ सी नोज, राइटर कहती है मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ये लड़की जानती है द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स, चूड़ी की क्या होलीनेस है, पवित्रता है। सी हेल्प्स मेक, जिस चूड़ी को बनाने में वो मदद कर रही है, क्या उसके बारे में वो जानती है? इट सिंबलाइज एन इंडियन वीमेन सुहाग, इस चूड़ी को किससे सिंबलाइज कर दिया गया है? भारतीय महिला के सुहाग से। तो क्या इस बात को वो लड़की जानती है? ऑस्पिशियस माने होता है शुभ, इन मैरिज, चूड़ी को भारतीय विवाहों में शुभ माना जाता है, क्या इस बात को ये लड़की जानती है? इट विल जॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन अचानक ऐसा हो जाएगा, हर हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड विल, लाल घूंघट, हाथों में रेड विथ हिना मेहंदी लग जाएगी, और रेड बैंगल्स, उसकी चूड़ियां उसके हाथों में पहना दी जाएंगी, एक दिन ऐसा हो जाएगा।
शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड हर, जैसे कि वो बूढ़ी महिला जो उसके बगल में है, हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, जो एक दुल्हन बनी कई सालों पहले। शी स्टिल हैज बेंगल ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी हाथों में चूड़ी है, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं। मतलब इस बात की, चूड़ी पहनने की, सुहागिन होने की कोई खुशी, कोई प्रसन्नता उसके चेहरे पे नजर नहीं आ रही है। आगे ये बताते हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। मतलब इस व्यवसाय में रहने के लिए उसकी दादी माँ बताती हैं कि एक वक्त सुबह शाम कभी भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। सी सेज, ये वो बताती हैं। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में ये बात कहती हैं जो खुशी गायब है उस आवाज में, कोई प्रसन्नता नहीं है, दुख भरी बातें ये वो बताती हैं। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील, पूरे भोजन का, पेट भर भोजन का कभी उन्होंने एंजॉय लिया ही नहीं। इन हर इंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन में कभी भी उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिला। दैट इज वॉट, यही है, सी हैज रिपीट। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड, उनके पति एक बूढ़े व्यक्ति हैं, फ्लोइंग बियर्ड, दाढ़ी बड़ी लहर रही है, वहीं बैठे हुए हैं। सेज, वो बताते हैं, क्या कहते हैं, आई नो, मैं जानता हूं, नथिंग, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ी बनाने के इस व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य मैं नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, जो कुछ मैंने इस व्यवसाय में किया है वो घर बना लिया, फॉर द फैमिली टू लिव इन, जिस घर में हम लोग रहते हैं। स्टोरी में देखिए, अभी आपने एक परिवार देखा मुकेश का, जो अच्छे से खा रहा है लेकिन उसके पास घर नहीं है, और एक परिवार अभी हम लोग देख रहे हैं सविता का। इसमें क्या है कि यहाँ तो एक परिवार है जो एक, जिसके पास एक घर है, वो रह पा रहा है घर में, लेकिन खाने को नहीं है। उस घर की एक बूढ़ी महिला बता रही पूरे जीवन में उसे कभी पेट भर भोजन नहीं मिला। आगे की स्टोरी देखते हैं। कैरी द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट, अगर इस लोगों की शिकायत थी कि अगर आप कैरी कर रहे हैं, ले चल रहे हैं, कैरी ऑन चलाए रखना, बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के कार्य को यदि आप करते रहते हैं, नॉट इवन इनफ टू ईट, पर्याप्त आप खाने भर का भी नहीं कमा सकते हैं। रिंग्स इन एवरी होम, ये शिकायत हर घर में बसती थी, मतलब हर घर के लोग इस बात को कहते थे। द यंग मैन इको द लेमेंट, इसी बात को वो दोहराते थे, ऑफ देयर एल्डर्स, बड़ों की बातें थी, छोटे भी इस बात को कहते थे। लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम्स इट सीम्स इन फिरोजाबाद, समय बदला लेकिन परिवर्तन न के बराबर हुआ फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग को सन करने वाला परिश्रम, अर्थात अत्यधिक परिश्रम के बावजूद, have killed all intuitive and the ability to dream, मानो जैसे उनकी योग्यता, उनकी शुरुआत करने की जो क्षमता थी उसको खत्म कर दिया हो। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आप लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने ये बात एक यंग ग्रुप से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द वैसियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो मिडिल मैन के चुंगलों में फंसा हुआ एक ग्रुप था, उस ग्रुप से मैंने ये बात कही। ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, और ये ग्रुप, इनके चुंगलों में इनके पिता, पिता के पिता मतलब पूर्वज सब उलझे हुए थे, वह ग्रुप भी उसी उलझन में था। ऐसे ग्रुप से मैंने कहा कि तुम लोग खुद संगठित क्यों नहीं हो जाते। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, उस ग्रुप की रिप्लाई आती है, राइटर को बताते हैं वो लोग कि यदि वो संगठित हो गए, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। बीटेन एंड ड्रैग टू जेल, पीटा जाएगा और घसीट के जेल में डाल दिया जाएगा। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनके बीच में उनका कोई लीडर नहीं है जो अलग सोच पाए, ऐसा कोई नहीं है जो उनकी मदद कर पाए इस मुसीबत के टाइम में, ऐसा कोई उनके बीच नहीं है। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी वैसे ही परेशान थे जैसे वो लोग।
They talk endlessly in the spiral that moved from poverty to empathy to greed and to injustice. ये लोग सर्कल में बात करते थे, न्याय अन्याय की बातें करते हुए लालच की तरफ बढ़ते थे और पुनः उसी कार्य में फिर से लिप्त हो जाते थे, उस कार्य से अलग नहीं हो पा रहे थे। लिसनिंग टू देम, इन्हें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, दो विशेष अलग किस्म की दुनिया मुझे समझ में आई। एक दुनिया, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, एक तो जो पॉवर्टी गरीबी में उलझी हुई दुनिया है, ऐसे लोगों की दुनिया। दूसरी क्या है, जिनके ऊपर बर्डन बना हुआ है, स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। द अदर a vicious circle of the sahukar, middleman, policeman, keepers of law, bureaucrats and the politician। एक तो इन लोगों में उलझे हुए लोग और एक गरीबी से उलझे हुए लोग। And the politicians together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। और ये लोग मिलके एक ऐसा लोड इनके बच्चों पे रख दिए हैं जिन्हें ये बच्चे चाह के भी हटा नहीं पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। बिफोर ही इज अवेयर, वो अवेयर हो, इस बात को जाने कि वो इसमें फंसे हुए हैं, उनका नुकसान हो रहा है, इससे अवेयर हो इससे पहले ही एक्सेप्ट्स इट, वे बच्चे इस बात को स्वीकार कर लेते हैं एज नेचुरली एज हिज फादर, उसको वो प्राकृतिक मान लेते हैं, अपनी किस्मत, अपना भाग्य, अपना जीवन ही मान लेते हैं कि यही हमारा जीवन, यही हमारी जिंदगी है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, कुछ अलग करना, कुछ नया करने का मतलब है हिम्मत करना, साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो यहाँ बच्चे बढ़ रहे थे उनके जीवन का हिस्सा तो डेयर था ही नहीं, उनके अंदर हिम्मत थी ही नहीं, इतना डर बैठ गया था। When I sense a place, जब मैंने एक झलक देखी ऑफ इट, इस अलग, इस अलगाव, इस साहस की एक झलक मैंने देखी इन द मुकेश, राइटर बता रहे हैं जब ये झलक मैंने मुकेश के अंदर देखी, आई एम चीयर्ड, मैं बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई, राइटर ऐसा बता रही है। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो बताता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मीन्स चूड़ी बनाने के इस व्यवसाय से या इसके चुंगलों में जो बच्चे इनके पूर्वज फंसे हुए थे उससे तो वो बच्चा अलग सोच रहा है, कुछ नया करना चाह रहा है, इस बात की प्रसन्नता होती है राइटर को। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, वो बताता है राइटर को कि वो गैरेज जाएगा, मोटर मैकेनिक बनेगा, सीखेगा। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो जिद करता है, वो चल के जाएगा, सीखेगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, राइटर उससे पूछती है क्या तुम प्लेन चलाने के बारे में भी सोचते हो। ही सडनली साइलेंट, अचानक वो शांत हो जाता है, नो, कहता है नहीं। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, नीचे जमीन को घूरते हुए बताता है, इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, एक लज्जा थी, शर्म थी उसके अंदर, दैट हैज नॉट इट टर्न इनटू द रिग्रेट, एक शर्म थी लेकिन वह पश्चाताप या दुख नहीं था। He is content, वो संतुष्ट है, to dream of cars, कार का सपना देखकर ही वो संतुष्ट है, उसे इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है, प्लेन उड़ाना नहीं आता या प्लेन उड़ाने के बारे में वो नहीं सोचता है, इस बात का उसे कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है। ड्रीम ऑफ कार्स दैट सीम्स हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसने कार को दौड़ते हुए अपनी गलियों में देखा था। Few airplanes fly over the फिरोजाबाद, few airplanes, न के बराबर हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते थे, तो उसने देखा ही नहीं था, तो उसे इस बात का कोई दुख या पश्चाताप नहीं था। ये थी स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग के दूसरे पार्ट की। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अगर कहानी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।